ये कहानी है बुआ जी शिमला देवी की, जिनका पुरानी दिल्ली में 2 मंजिला मकान है। नीचे की मंजिल पर शिमला देवी अपने पति बनारसी दास और बेटे गुड्डू के साथ रहा करती है, और ऊपर के फ्लोर पर अभी 2 दिन पहले ही रहने आए हैं रश्मि और माधव। अभी 2 दिन पहले आए सहारनपुर के रश्मि और माधव दिल्ली के रहने वाली शिमला देवी के रिश्तेदार कैसे हो गए थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सुबह के 9 बज रहे थे। शिमला देवी ने देखा कि गली में सब्जी बेचने वाला रामू अपना ठेला लेकर घूम रहा है। जैसे ही रामू की आवाज सुनाई दी, वो झटपट घर से बाहर निकल आई। राम राम बुआ जी, क्या हाल चाल? बस बेटा, भगवान की कृपा है। चल तूने हाल चाल तो पूछे, वरना आजकल के बच्चे तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ही भूल गए हैं। अरे बुआ जी, कैसी बात कर दी आपने? ऐसा कभी हुआ है कि मैं गली में हूँ और आपका आशीर्वाद ना लूं? अरे तू तो मेरा सबसे प्यारा भतीजा है। अच्छा ये बता, ये टमाटर कैसे दिए? अब आप भतीजा भी कह रही हो बुआ जी, टमाटर का दाम भी पूछ रही हो। अरे आप ले जाओ टमाटर। बुआ, भतीजे में 20-25 रुपए का लेन देन नहीं हुआ करता। अरे बेटा, जुग जुग जी, ओह खूब आशीर्वाद है बुआ का। शाम के समय शिमला देवी साड़ी खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, बिलिंग के समय। अरे विनोद, तू, ये तेरी दुकान है? मैं तो वैसे ही चिंता कर रही थी, ये मुआ दुकानदार कहीं साड़ी मुझे महंगी तो नहीं लगा रहा। अब मुझे तसल्ली हो गई, मेरे अपने भतीजे की दुकान है। अब भतीजा बुआ से थोड़ी ना गलत दाम लगाएगा। अरे आपको थोड़ी गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम विनोद नहीं, प्रकाश है, और मैं आपका भतीजा नहीं हूँ। अरे माफ करना बेटा, मेरा भतीजा है ना विनोद, डील डॉल में बिल्कुल तेरे जैसा ही है। नजर तो बहुत कमजोर हो गई है बेटा, अब उतना साफ दिखाई नहीं देता। माफ करना, मुझे लगा मेरा विनोद ही है। तुम मुझे बस बता दो कितना बिल हुआ है, मैं पैसे दे देती हूँ। अरे माताजी, आप परेशान मत होइए। जैसे आपका विनोद है, समझिए वैसा ही मैं हूँ। अब आपने मुझे अपना भतीजा बना ही लिया है, तो मैं कैसे आपको बुआ कहने से इनकार कर सकता हूँ। वैसे तो ये साड़ी पूरे 800 की है, लेकिन आप ऐसा करिए 500 दे दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको नुकसान हो जाएगा। क्यों तुम मुझ बुढ़िया के लिए परेशान होते हो? अरे नहीं बुआ जी, आप बस लागत भर दे दीजिए और ग्राहक से कमा लेंगे। आप तो बस 500 देकर साड़ी ले जाइए। अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बुआ जी को ना तो कम दिखाई देता है और ना ही बुआ जी का कोई विनोद नाम का भतीजा है। ये तो हमारी प्यारी शिमला देवी की ट्रिक है। जहाँ उनको मुफ्त सुविधाओं का आनंद लेना होता है, वहाँ वो शिमला देवी से तुरंत जगत बुआ बन जाती है। शिमला देवी यानी कि बुआ जी ने शिकार करने के लिए फिर से 2 मुर्गियों को फंसा लिया है, और उनके इन 2 नए मुर्गों का नाम है रश्मि और माधव। सुबह के 9:30 बज रहे थे और ऊपर वाले फ्लोर से गरम गरम पराठे की खुशबू शिमला देवी के नाक से होते हुए दिमाग को मोहित कर रही थी। शिमला देवी हाय हाय करती हुई सीढ़ियां चढ़कर सीधा रश्मि के ड्राइंग रूम में पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आप सुबह सुबह यहाँ आइए, बैठिए ना। देख बेटा, पहले तो ना ये आंटी वांटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, हम कोई अंग्रेज थोड़ी ना है। मुझे तो तू प्यार से बुआ जी कहा कर। अच्छा ठीक है बुआ जी, अब आप इतने प्यार से कह रही हो तो आज से मैं आपको बुआ जी ही कहा करूंगी। अच्छा ये बता, मेरा भतीजा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? आपका भतीजा? अरे तेरा पति माधव। सिर्फ तेरी बुआ हूँ क्या मैं? उसकी भी तो बुआ लगती हूँ। ठीक कहा आपने, वो ना नहा रहे हैं, ऑफिस जाना है ना, और मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। वही तो बेटा, तेरे पराठों की खुशबू मुझे ऊपर तक खींच लाई। जैसे पराठे तो बनाती है ना मेरी भांजी ना उषा, बिल्कुल उसके हाथ में वही जादू है। वो भी एक बार पराठे बनाने लगती है तो नुक्कड़ तक उसके पराठों की खुशबू पहुंच जाती है। अरे रश्मि, बुआ जी तुम्हारे पराठों की तारीफ पर तारीफ किए जा रही है और तुम यहाँ खड़े होकर उनका मुंह देख रही हो। बुआ जी अब बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए पराठे लेकर आता हूँ। रश्मि को लगा था 2 पराठे खाने के बाद बुआ जी उठ खड़ी होगी, लेकिन बुआ जी तो एक बार पराठे खाने बैठी तो 6-7 पराठे खाने के बाद ही उन्होंने गहरी सांस ली। अरे रश्मि भाई, जैसा हमने सोचा था ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाए तुमने। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम्हारे फूफा जी है ना, अरे हमारे बनारसी बाबू, उनकी तो आलू के पराठे में जान बसती है। हमारी तो अब उम्र हो गई है बेटा, 1 घंटे अब रसोई में खड़े होकर आलू के पराठे बनाने का जतन तो हमसे होता नहीं। हम तो किसी तरह 2 वक्त दाल रोटी बनाकर खिला देते हैं बस। बुआ जी अब दिल क्यों छोटा करती हैं? मैं हूं ना,
अभी आप ऐसा करिए, आप आराम से यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद फूफा जी और गुड्डू भैया के लिए भी गरम गरम पराठे बना देती हूँ। अब जब सबको आलू के पराठे इतने पसंद है तो उन लोगों को भी तो मेरे हाथ के पराठे खाने के लिए मिलने चाहिए ना। वाह बेटा वाह, इतना आदर सम्मान आजकल के बच्चे कहाँ कर पाते हैं। लेकिन तुम दोनों तो जैसे बिल्कुल सतयुग के राम और सीता हो, बिल्कुल सरल सच्चे लोग। और रश्मि बहू, तू चेहरे से तो सुंदर है ही, तेरा मन ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई जल्दी नहीं है बेटा, तू आराम से आलू के 15-20 पराठे सेक ले। तेरे फूफा जी और गुड्डू भैया खाकर ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ। तू ना अदरक वाली एक बढ़िया सी चाय बना दे। और सुन, मैं ना कप में चाय नहीं पीती, गिलास में लाना। हाँ बेटा? ठीक है बुआ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रश्मि को गए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बुआ जी एक बार फिर से रश्मि रश्मि कहकर आवाज लगाने लगती है। क्या हुआ बुआ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, टीवी ऑन कर देना जरा, अनुपमा आ रहा होगा। आजकल ना बड़ा अच्छा ट्विस्ट चल रहा है। और हाँ, चाय में ना दूध ज्यादा और पत्ती कम रखना है। जी जी, समझ गई बुआ जी। बुआ जी अब आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर अनुपमा की रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी और उधर रश्मि पति माधव को टिफिन देने के बाद 1 घंटे से आलू के पराठे बनाने में लगी हुई थी। कई घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार बुआ जी के 20 पराठे बनकर तैयार हुए और रश्मि ने ले जाकर उन्हें बुआ जी को थमा दिया। ये लीजिए बुआ जी, आपके पराठे तैयार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ला, मैं जल्दी से ले जाकर फूफा जी को और गुड्डू को खिला देती हूँ, वरना ठंडे हो गए ना तो सारा स्वाद ही खराब हो जाएगा। बुआ जी जल्दी जल्दी पराठे लेकर सीढ़ियां उतरने लगती है। अभी बुआ जी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर से रश्मि के दरवाजे की घंटी बज जाती है। रश्मि जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने बुआ जी खड़ी है। क्या हुआ बुआ जी, पराठे कम पड़ गए क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो मैंने तेरे फूफा जी को बताया ना कि रश्मि बिटिया ने इतनी स्वादिष्ट अदरक और मसाले वाली चाय बनाई थी, तो बस नाराज हो गए। मुझसे कहने लगे, भाई रश्मि माधव ने तो तुम्हें ही अपनी बुआ माना है, हम क्या उनके फूफा जी नहीं लगते? वरना बहू ऐसे ही सिर्फ पराठे बंद करके थोड़ी ना दे देती, हमारे लिए भी तो 2 कप चाय बनाकर दे सकती थी। बुआ जी की बात सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगती है। अरे बुआ जी, फूफा जी को कहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी बुआ जी है तो वो भी तो फूफा जी हुए ना। आप बस 10 मिनट बैठिए, मैं फटाफट से 2 कप चाय बना कर लाती हूँ। 2 कप नहीं बेटा, 3 कप बना देना। अब तेरे हाथ की चाय पीने का मौका तो मैं छोड़ने से रही। अच्छा बुआ जी, 3 कप चाय बना देती हूँ। रश्मि जल्दी जल्दी रसोई में जाकर 3 कप चाय बनाती है और थर्मस में पैक करके बुआ जी के हाथ में थमा देती है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि बुआ जी क्या यहीं पर रुकने वाली है? अरे ना जी ना, अभी तो बस ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। रश्मि ने बुआ जी को उंगली पकड़ाई, लेकिन बुआ जी उंगली की मदद से कब उसके कंधे पर आकर बैठ गई ये तो वो भी नहीं जानते। शाम का समय था। शिमला देवी ने देखा कि माधव साड़ी का डिब्बा लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। बस फिर क्या था, माधव के पीछे पीछे बुआ जी भी ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। अरे भाई रश्मि, माधव, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुम दोनों को? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आपके आने से डिस्टर्बेंस कैसा। आइए ना बैठिए, मैं भी रश्मि को बुलाता हूँ। अरे बेटा, वो तेरे हाथ में साड़ी का डब्बा देखा ना, तो मैंने सोचा चल देख लो रश्मि बहू के लिए कैसी साड़ी लेकर आया है तू। बुआ जी वो क्या है ना, आज रश्मि का जन्मदिन है तो उसके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। माधव की बात सुनकर अचानक ही बुआ जी आंसू पोंछने लगती है। अरे बुआ जी, मेरा जन्मदिन है, इसमें रोने जैसी क्या बात है, अब रोने क्यों लगी? नहीं बेटा, तेरे जन्मदिन की तो मुझे बहुत खुशी है। आंसू तो ये सोच कर आ गए कि मेरा तो पिछले 50 साल से कभी किसी ने जन्मदिन मनाया ही नहीं। साड़ी तो गुड्डू के पापा ने कभी ला कर नहीं दी। और बेटा, वो तो ऐसा निकम्मा निठल्ला निकल गया, उससे तो ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है कि वो कभी कुछ लाकर मेरे हाथ में थमाएगा। हर किसी की किस्मत में सुख नहीं होता बेटा। तुम दोनों खुश रहो, खूब अच्छे से जन्मदिन मनाओ। बुआ जी की आंखों से टप टप टपकते आंसू देखकर बेचारा माधव भी उन आंसुओं में बह जाता है। अरे बुआ जी, कमाल कर दिया। मुझे अपना भतीजा भी कहती है और फिर बेटे के बेरोजगार होने पर दुख भी मना रही है। अरे गुड्डू भैया बेरोजगार है तो क्या हुआ, आपका ये भतीजा तो नौकरी करता है। ऐसा करिए, ये साड़ी आप रख लीजिए, रश्मि के लिए मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा। रश्मि, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। नहीं 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 बेटा, रश्मि बहू का जन्मदिन है, ये साड़ी तू से ही दे दे। अरे मेरा क्या है, मैं तो इतने सालों से यही फटा पुराना पहनकर काम चला रही हूँ। रख लीजिए बुआ जी, मेरे पास तो वैसे भी बहुत साड़ियाँ हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो ये साड़ी रख लेती हूँ। वैसे बहू, आज तेरा जन्मदिन है, तब तो आज कुछ स्पेशल होना ही चाहिए।
मैं तो कहती हूँ आज दावत होनी चाहिए रश्मि के जन्मदिन की खुशी में। बिल्कुल बुआ जी, आपने कह दिया तो समझी हो गई दावत। तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर माधव कि बहू आज सब्जी, पूरी, खीर, रायता और सुन आलू मटर जरूर बनाना। जब खाना तैयार हो जाए ना तो आवाज लगा लेना, मैं गुड्डू और गुड्डू के पापा तुरंत चले आएंगे। भाई हमारे भतीजे के घर में पार्टी है, हम तो सबसे पहले पहुंचेंगे। जी बुआ जी, जैसे ही खाना तैयार हो जाता है हम आपको बता देंगे। अब तब तक आराम करिए। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और रात के डिनर तक हर दूसरे दिन बुआ जी रश्मि के यहाँ जम कर बैठ जाती और फिर अपना और परिवार का खाना पैक कराने के बाद ही वहाँ से हिलती। बुआ जी का भतीजा बनना माधव को काफी भारी पड़ रहा था। जन्मदिन चाहे बुआ जी के परिवार में किसी का भी हो या फिर माधव या रश्मि का, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पार्टी माधव के घर में ही होती थी और उसका पूरा खर्चा माधव ही उठाता था। इतना ही नहीं, जन्मदिन चाहे किसी का भी हो, गिफ्ट तो बुआ जी ही लेती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन माधव और रश्मि बाजार में थे कि एक आदमी आकर उनसे मिलता है। अरे भैया, आप ही हो क्या? 493 नंबर के नए किराएदार। हाँ जी हम ही है, लेकिन आप कौन? मेरा नाम विजय है। आपसे पहले मैं ही वहाँ किराए पर रहता था। अच्छा, अभी कहाँ रहते हो आप? अभी तो 5 नंबर गली में एक छोटा सा फ्लैट लिया है। वैसे इतना अच्छा खासा मकान था, फिर ये वाला क्यों छोड़ दिया आपने? कोई खास वजह थी क्या? बुआ जी जैसा मकान मालिक और मकान मिलना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे माधव, शायद हमारी किस्मत में इतना अच्छा मकान मिलना लिखा था, तभी तो भाई साहब मकान खाली कर गए। भाभी जी, क्या बोला आपने? बुआ जी, बस ये समझ लो कि सारी फसाद की जड़ ये बुआ शब्द ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ही की तरह मुझे भी शिमला देवी ने अपना भतीजा बना लिया था और भगवान झूठ न बुलवाए, वो भर भर कर प्यार भी लुटाती थी मुझ पर। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि बुआ जी की ये मक्खन मलाई वाली बातों का राज तो कुछ और ही है। वो दिन में 3 से 2 बार का खाना मेरे घर पर ही खाया करती थी और बात सिर्फ 2 रोटी खाने की नहीं है। पहले वो मेरी पत्नी को अपनी फरमाइश बताती, फिर मैं बाजार से सब्जी भाजी लाकर देता और उसके बाद हमारी पूजनीय बुआ जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनता और अंत में बुआ जी ठूस ठूस कर खा लेने के बाद अपने पतिदेव और निकम्मे बेटे के लिए भी खाना पैक कराती और फिर अपने घर को निकलती। मेरी बेचारी पत्नी पहले अपने फ्लोर की सफाई करती, फिर बहाने से बुआ जी उसे बुलाकर अपने फ्लोर की भी सफाई कराती। हमारी वॉशिंग मशीन में उनके पूरे परिवार के कपड़े धुलते और गर्मियों में मेरे बेडरूम का एसी चलाकर वो पूरा दिन आराम करती। आखिर कोई कितने दिन ये सब बर्दाश्त करता? मेरे सब्र का पैमाना छलक उठा और मैंने अब उनसे बुआ भतीजे का रिश्ता रखने से ही इनकार कर दिया। वो एकदम से बौखला उठी और जल्दी मुझसे कमरा खाली करने को कह दिया। भाई साहब, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा जीवन पलट कर रख दिया हो। वो तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही सब करती है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे रोकूं ये सब। तुम अब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब समझ गया कि इन प्यारी बुआ जी का करना क्या है। 2 दिन बाद, बेटा आज 2 तारीख हो गई, किराया आज दोगे या कल? क्या बुआ जी, आप भी ना बुआ भतीजे के बीच में पैसों को लेकर आ रही हैं। अब जब मैंने मन से आपको अपनी बुआ मान लिया है तो फिर हिसाब किताब क्यों करना है? अच्छा आप ही बताइए, रश्मि ने आपकी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? अरे बेटा एक बात बताओ, अगर घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या? भूखा नहीं रह जाएगा। और तुझे तो पता है ना पुत्र, तेरे फूफा जी तो कुछ काम करते ही नहीं। मैं तो बस किसी तरह अपना टाइम काट रही हूँ बेटा। रिश्तेदारी अपनी जगह और पैसों का हिसाब अपनी जगह। बुआ जी, वैसे ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारे बीच में रुपए पैसों का हिसाब हो, लेकिन अब आप इतने जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं हिसाब कर ही देता हूँ। रश्मि जरा मेरी हिसाब वाली कॉपी लाना। अभी लाई जी। ये पूरे महीने में आपकी 65 चाय, 10 पकौड़े, 3 बार आलू पराठे, 5 शाही पनीर, 2 छोले भटूरे और भी बड़ी लिस्ट है। सबका जोड़ जाड़ कर मैंने लिख दिया है, आपके 15,270 रुपए बनते हैं। 15,000 तो किराए के है जो मुझे आपको देना है, वो भी मैं इसमें से ही काट लेता हूँ। आप ऐसा करो, मुझे 250 दे दो। अब आप तो बुआ जी हैं मेरी, आपसे 20 रुपए के लिए चिक चिक थोड़ी ना करूंगा मैं। क्या तुम भी माधव, बुआ जी कोई पैसे लेकर थोड़ी ना घूम रही होंगी। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं इंतजार कर लूंगी। आप नीचे जाकर 250 रुपए लाकर मुझे बाद में दे देना। क्या कहा? 250 रुपये मैं दूंगी तुम लोगों को? क्यों बुआ जी, जब रोज नए नए पकवान खाने को मिलते थे तब तो आपने कभी नहीं सोचा कि उन्हें बनाने में हमारा भी कुछ खर्च होता होगा। तब तो आप रोज नई नई फरमाइश किया करती थी। मैं कोई ढाबे में खाना खाने थोड़ी ना आई थी जो मैं अपने खाए हुए खाने का बिल चुकता करूं। अरे तुझे अपना भतीजा माना है मैंने, इसलिए हक से कुछ भी बनाने के लिए कह दिया करती थी। मुझे क्या पता था कि तू मुझे ऐसे दिन दिखाएगा। अरे बुआ जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि बुआ भतीजे के बीच में हिसाब किताब कहाँ से आ गया।
वो तो आप ही जिद लेकर बैठी हुई थी कि नहीं नहीं किराए का हिसाब कर लूं। अब आप देखिए, अगर बुआ भतीजे से अधिकार से कुछ भी बनाने के लिए कह सकती है तो भतीजा भी तो बुआ के मकान में अधिकार से रह सकता है ना। अब मैं बुआ के घर में रहने के लिए उन्हें किराया दूं, फिर ऐसी बुआ का क्या फायदा है? ये तो बहुत तेज है। मैं दुनिया को टोपी पहनाती हूँ, ये मुझे टोपी पहना रहा है। लगता है इसके साथ मेरी दाल नहीं गलने वाली। अभी तक जो खाया सो खाया, आगे राम दुहाई। कल ही इसे मकान से निकाल कर बाहर करती हूँ। ऐसे मुफ्तखोर किराएदार की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सब समझ गई मैं, ठीक है? आगे से मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं आऊंगी। अभी तक का जो मेरा हिसाब है वो कर दो और अपने लिए कोई दूसरा मकान देख लो। वो तो मैं तुझे अपना भतीजा समझती थी, इसलिए 15,000 में अपना घर रहने के लिए दे दिया था, वरना मुझे तो 30,000 तक के किराएदार मिल रहा है। माधव और रश्मि भी इस बुआ भतीजे के ड्रामे से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो भी जल्द ही शिमला देवी का मकान खाली कर देते हैं और अपने लिए कोई दूसरा मकान ढूंढ लेते हैं। वर्ली के प्रसिद्ध इलाके में सोनिया अपने बेटे राम, बहू प्रियंका और बेटी नताशा के साथ रहती थी। करीब 1-2 साल पहले सोनिया अपना पति खो चुकी थी और अचानक से उनके जीवन में खालीपन आ चुका था। जहां एक तरफ सोनिया के बच्चे अपने जिंदगी में व्यस्त थे, वहीं सोनिया अपने अकेलेपन से ऊब चुकी थी। पर आजकल तो कुछ अलग ही चल रहा था। सोनिया जी गाने गाती, एक तस्वीर देखती रहती और घंटों उससे बातें करती। पर जब वो कहीं जाती या कोई उनके कमरे में आता तो वो फट से तस्वीर छुपा लेती। अब क्या है इस तस्वीर का राज, चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी जान। तुम्हें देखकर सुबह और भी हसीन और फ्रेश हो जाती है। अच्छा सुनो, मैंने ना सपने में देखा कि तुम और मैं वहीं घूमने फिर से गए थे जहाँ हम पहली बार गए थे। देखो तो मैं कैसे शर्मा रही हूँ। ऐसा कहकर सोनिया मुस्कुराते हुए फोटो दोबारा टेबल पर रख रही थी कि उनकी बहू प्रियंका वहां से गुजरती है। जाते हुए वो हल्के से खुले दरवाजे से अपनी सास को ऐसा करते हुए देख लेती है। माँ जी किसी लड़की की फोटो को इतने प्यार से देख रही है, ये कौन है? अभी सुदीप को फ़ोन करके बताती हूँ। अरे सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माँ जी के रूम में एक जवान लड़के की फ़ोटो है जिसे ना वो रोज़ प्यार से गुड मॉर्निंग कह रही है। प्रियंका प्लीज़ यार, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे फालतू की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फालतू? तुम समझ नहीं रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है। मैं कल घर आके बात करता हूँ, अभी मुझे काम करने दो। ऐसा कहकर सुदीप फ़ोन कट कर देता है। पर प्रियंका अभी भी गुस्से में थी। वो फिर से घूमकर सास के कमरे में देखती है जहां वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो शक की निगाहों से वहां से देखते हुए चली जाती है। अगली सुबह वो सास की चाय बनाकर उसके कमरे में देने जाती है। वो ऐसे जाती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है और देखती है कि सोनिया बिस्तर पर फोटो लिए बैठी थी। माँ जी चाय ले लीजिए। वैसे ये फोटो किसकी है? बहुत हैंडसम लग रहा है। ये मेरा पहला प्यार है प्रियंका, मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांस। आई लव हिम। प्रियंका को तो जैसे धक्का लग जाता है। उसने तो सोचा था कि सास घबरा जाएगी, पर यहाँ तो उसका एकदम उल्टा हो रहा है। सास ने तो आराम से कबूल भी कर लिया अपने प्यार को। और उस तस्वीर से ये पता चल रहा था कि वो लड़का उसकी ननद नताशा से कुछ ही साल बड़ा था। प्रियंका सोचने लगी, ये क्या, इतना जवान लड़का? माँ जी ऐसे कैसे कैसे जवान लड़की के साथ प्यार में हो सकती है? मुझे तो लगता है माँ जी पर कोई भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है, जो वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। क्योंकि ये चल क्या रहा है? इनकी आंख पे तो पट्टी बंधी हुई है। अभी मम्मी को फ़ोन करके ये बात बताती हूँ। हेलो मम्मी। अरे मम्मी, मेरे पास ना एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप भौंचक के रह जाओगे। अरे अब ऐसा भी क्या है, और तू तो रह नहीं दे, दिल का तार बना देती है तू। बता अब क्या हुआ है, क्यों इतनी उतावली हो रही है तू? फिर प्रियंका अपनी माँ को सारी बात बताती है। हैं? क्या बात कर रही है तू? हाय मेरे राम, अभी पति को जाकर वक्त ही कितना हुआ है कि आशिकी शुरू हो गई इनकी फिर से। ये तो एकदम ही कैरेक्टर की ढीली निकली। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बेटी की शादी के टाइम खुद के लिए दूल्हा देख रही है, बताओ तो। छी 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 छी, मैं तो ये सुन ही नहीं पा रही हूँ। फ़ोन रखती हूँ बेटा। ऐसा कहकर प्रियंका की माँ फ़ोन रख देती है। अगले दिन प्रियंका शाम को पार्क में जाती है, जहाँ वो अपनी सास की सहेलियों से मिलती है। अरे प्रियंका कैसी हो? तुम्हारी सास के क्या हाल है, दिखती नहीं है आजकल। आंटी अब क्या बताऊँ,
वो तो बिजी रहती हैं, आजकल नया शौक जो पाला है ना उन्होंने। अच्छा, कैसा शौक? गार्डनिंग या फिर रीडिंग या कुछ नए डिशेस ट्राई करती हैं? नहीं नहीं, वो तो नए नए लड़के ट्राई करती हैं। प्रियंका, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास के बारे में ऐसा बोलते हुए? शर्म? मुझे मुझे क्यों आएगी शर्म भला? शर्म तो उसे आनी चाहिए जो ऐसे गुलछरे उड़ा रहा है। एक मिनट, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी सास? हाँ हाँ आंटी जी, उनका अफेयर चल रहा है, अफेयर। आप विश्वास नहीं करेंगी मेरी बात का, मैं जानती हूँ, पर यही सच है। मेरी सास सुबह उठते ही एक तस्वीर को किस करती हैं, उस तस्वीर से घंटों बातें करती हैं, और अगर कोई आ जाए ना तो वो उसे छुपा देती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? उससे ये उम्मीद नहीं थी। पर बहू, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो हम तो उन्हें जानते, क्योंकि सोनिया बाहर सिर्फ वॉक करने के लिए निकलती है। और वैसे वो सज्जन भी यहीं के होंगे ना? नहीं ना आंटी जी, वो बुजुर्ग नहीं है, वो तो जवान लड़का है। क्या क्या बकवास कर रही है बहू? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ आंटी जी, वो एक लड़की की तस्वीर है। राम 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 राम, सोनिया बहन जी ऐसी निकलेगी ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने। अब हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ऐसी महिला हमारी मंडली में रह ही नहीं सकती। चलो बाकी सबको भी तो बता दे इसके बारे में। हाँ बहन, चलो। और ये कहकर दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। प्रियंका तो मानो मजा ही आने लगा था अपनी सास की चुगली करने में। वो पार्क में जगह जगह वॉक करती और जिससे भी मिलती सबसे अपनी सास के बारे में चुगली करती। अगले दिन सोनिया के घर डोरबेल बजती है। अरे आप सब आइए ना। प्रियंका, तुम्हारी सास को तो बुलाना जरा। क्यों आंटी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है, पर उनसे ज़रा बात करनी है। बुलाना उन्हें। इतने में सोनिया भी वहां आ जाती है और कहती है, ये क्या शोर मचा रहे हैं मेरे घर में, और तुम सब अचानक से यहाँ? ज़रूर मेरी खबर लेने आई होंगी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैं तो खुश हूँ। आप सब कैसी हैं? ओहो, देखो तो कैसे अच्छाई की मूर्ति बन रही है यहाँ। ज़्यादा नाटक मत करो सोनिया बहन, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। सोनिया थोड़ा सकपका जाती है। मेरे बारे में? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हमसे क्या पूछ रही हो? पूछना है तो अपनी बहू से पूछो, उसी ने तो सब बताया हमें। और हाँ, हम यही बताने आए हैं कि आज से हम सब महिला मंडली तुम्हारा बॉयकॉट करते हैं। ना कोई तुमसे बात करेगा, ना ही तुम्हें अपनी किटी और सत्संग के लिए बुलाएंगे, और जो कोई भी तुमसे बात करेगा उसे भी हम निकाल देंगे। पर ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम लोगों ने इतना कठोर फैसला ले लिया? ये देखो, वैसे तो गुलछर्रे उड़ाती फिरती है और अब यहाँ पर भोली होने का नाटक कर रही है। अरे शर्म भी नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। हमारे समाज, हमारी सभ्यता पे कलंक हो तुम, कलंक सोनिया बहन। ये कहकर सभी औरतें जाने लगती है और सोनिया वहीं खड़ी रह जाती है। वो उनसे कुछ कहती उससे पहले ही सभी औरतें वहां से चली जाती है और जाते जाते उनके ऊपर कमेंट कर उनका मजाक उड़ा गई। ये सब देखकर सोनिया जी को बहुत बुरा लगा, पर वो समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने प्रियंका को बुलाया। प्रियंका, कल तुम पार्क में गई थी, हैं? कुछ हुआ था क्या वहाँ पर? नहीं तो माँ जी, वहाँ पर तो सब ठीक ही था। इनफैक्ट उन्होंने आपके बारे में कुछ पूछा भी नहीं था। फिर न जाने क्यों वो सब यहाँ आई और ये सब बोलकर चली गई। और वहाँ से प्रियंका फौरन चली जाती है। सोनिया जी भी इस बात को ज़्यादा तुल नहीं देती और अपनी दिनचर्या में लीन हो जाती हैं। कुछ दिन बाद नताशा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। प्रियंका बहू, प्रियंका। जी माँ जी। सुनो तो, आज नताशा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम प्लीज़ उसे अच्छे से तैयार करना, ठीक है? देख लेना उसे कौन सी साड़ी पहननी है, मैचिंग ज्वेलरी और बाकी सब है। अब आज का ट्रेंड तो तुम लोग ही जानते हो, और तुम तो इस घर की बहू हो। ये घर तुम्हारे ही हिसाब से चलना चाहिए, इसलिए तुम्हारी ननद की शादी की जिम्मेदारी भी तुम्ही को उठानी होगी। पर हाँ, इस सब में खुद को सजाना मत भूलना, ठीक है? और ऐसा कहकर सोनिया जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद प्रियंका मुंह टेढ़ा करती है और मन में सोचती है, बड़ी आई मुझे ये सब कहने वाली, समझती क्या है खुद को ये। वैसे भी अगर ये नहीं कहती तो क्या मैं गूंगी गुड़िया बनकर ही बैठी रहती। खैर, आजकल नताशा को देखने लड़के वाले आ रहे, अब आएगा मज़ा। और ये सोचते हुए प्रियंका
तैयारी में लग जाती है। वो एक दिन पहले ही नताशा का आउटफिट सेट करती है, अपने कपड़े फाइनल करती है, अपने पति के भी कपड़े आयरन करके रख देती है। पर सास का वो एक काम नहीं करती। सोनिया उसे 5 बार आवाज़ दे रही थी पर वो एक बार भी उनके पास नहीं गई। अगले दिन उसकी ननद नताशा को देखने लड़के वाले आते हैं, चाय नाश्ते के समय। नमस्ते जी, आइए आइए, बैठिए आप सब। सफ़र कैसा रहा आपका? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? जी नहीं बहन जी, सब मैनेज हो गया अच्छे से। आप नताशा को बुला लीजिए, हम बहुत उत्सुक है उसे देखने के लिए। वैसे बहन जी कहना पड़ेगा, आपकी साड़ी बेहद खूबसूरत है। आप इतनी खिली हुई लग रही हैं, लगता है आप में और आपके पति में प्यार बहुत है। तभी सुदीप कहता है, जी आंटी, पापा तो कुछ समय पहले ही गुजर गए। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस इनके चेहरे की लालिमा देखकर सोच रही थी कि शायद इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं। बात को संभालते हुए सुदीप कुछ औपचारिक बातें करने लगता है कि तभी वहाँ नताशा एक सुंदर सी गोल्डन साड़ी में आती है। उसे देखकर लड़के वाले कहते हैं, वाह वाह, आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है बहन जी, रूपवती है ये तो। चांद का टुकड़ा है ये, बहुत प्यारी है सच में। नताशा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर? हाँ हाँ नताशा, जाओ इन्हें छत पर ले जाओ। इतना कहकर दोनों नताशा और वो लड़का ऊपर छत पर चले जाते हैं। नीचे बातें चल रही थी कि दोनों थोड़ी देर में आकर हाँ कहते हैं। ये सुनते ही घर में मानो खुशी की लहर दौड़ उठी थी और सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए मुंह मीठा करते हैं। वैसे नताशा की तो अरेंज शादी हो रही है, पर मम्मी जी तो अपना नया प्यार एंजॉय कर रही है। लव इज इन द एयर, यू सी। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। लड़के वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। नताशा और सुदीप के चेहरे से हवाइयाँ ही उड़ जाती है। सोनिया भी प्रियंका को देखती है, पर ना वो कुछ सोच पाती है ना कह पाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही, अगर माँ का कैरेक्टर ही ऐसा है तो बेटी कैसी होगी? हम ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ सकते, चलते हैं हम। हाँ, मैंने तो कहा भी था कि देखो लालिमा कैसे आई हुई है चेहरे पर। मुझे क्या पता था कि ये लालिमा किसी और प्रेमी की वजह से आई हुई है। हम तो ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की सोच भी नहीं सकते। चलते हैं जी, जय राम जी की। नताशा, एटलीस्ट तुम मुझे तो ये बता सकती थी। ये कैसा मजाक किया तुमने? आई एम सॉरी, मैं भी अब मॉम डैड के अगेंस्ट जाकर तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहकर सभी उठ जाते हैं और लड़के वाले चले जाते हैं। सुदीप और सोनिया के लाख समझाने पर भी वो कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? सब खत्म हो गया। और माँ, आपने ये क्या किया? आप अगर किसी को पसंद करती हो तो आप थोड़े दिन चुप नहीं बैठ सकती थी क्या? यूँ अपने प्यार के किस्से सबको सुनाने ज़रूरी थे, खास करके भाभी को। ये तो वैसे ही लाउड स्पीकर की पैदाइश है। अब सब सोनिया की तरफ देख रहे थे, पर सोनिया कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, पर जाते हुए सबको कहती है, आओ सब मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ और बताती हूँ कि वो तस्वीर वाला शख्स है कौन। उसके पीछे पीछे नताशा, सुदीप और प्रियंका चल पड़ते हैं। वो तकिए के नीचे से एक फ़ोटो निकालती है और सबकी तरफ करके उन्हें वो फ़ोटो दिखाती है। ये जो तुम लोग इतने दिन से देख रहे हो ना, ये जवान लड़का मेरे पति, तुम दोनों के पिता और इस प्रियंका के ससुर प्रदीप है। ये उनकी जवानी की तस्वीर है। ये तब की तस्वीर है जब हमारी शादी नहीं हुई थी और हम अपने अपने माँ बाप के साथ मनाली गए थे। पता है इस फोटो में पीछे फ्रॉक पहने हुई लड़की कौन है? मैं हूँ। और मैंने जो फ़ोटो खिंचवाई थी उसमें बैकग्राउंड में प्रदीप जी की वो मशहूर नीली जैकेट दिखती है। सोचो तो क्या कोइंसिडेंस था। बस यही हम दोनों की एक दूसरे की फेवरेट तस्वीर थी, जिसे मैं दिन में 50 बार देखती हूँ। कमरा शांत हो जाता है। सब तस्वीर देख रहे थे और फोटो में जवान प्रदीप को देखकर याद कर रहे थे कि जवानी में लंबे और चौड़े कद काठी वाले प्रदीप जी बुढ़ापे तक आते आते कैसे मुरझाए, थके और बीमार दिख रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद वो उस चेहरे को इस चेहरे से मिला ही नहीं पा रहे थे। पर माँ, ये फ़ोटो तो पुरानी लगती नहीं है। आपको कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही? बेटा, याद है पिछले साल तूने मुझे एक लैपटॉप खरीद कर दिया था। कहा था कि माँ कुछ नया सीख लो। तो बस जहाँ मुझे इसे ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था, वहाँ मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर एडिटिंग और फोटोशॉप भी सीख लिया।
जिस उम्र में तुम लोगों को मेरा सहारा बनना चाहिए था वहाँ तुम सब अपने में व्यस्त हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप के साथ ही बैठे रहो, तुम सबकी अपनी अपनी लाइफ है, पर थोड़ा सा टाइम तो तुम लोग दे ही सकते थे अपनी माँ को। खैर, मैं एकदम अकेली पड़ गई थी और इसीलिए मैंने अपने आप को बिज़ी रखना शुरू कर दिया। सीखते सीखते मैं फ़ोटो एडिटिंग में माहिर हो गई और मैंने पापा जी की फ़ोटो स्कैन करके एडिट कर ली। कम से कम इस तरह प्रदीप की यादों को मैं रोज़ अपने साथ जीती हूँ और ये फ़ोटो उनकी यादों का हिस्सा है। और बेटा, आज की नारी तो मैं भी हूँ, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी कहकर बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैं भी अपने आप को वो क्या कहते हैं, अपस्किल करूँगी। ये तो शुरुआत है, आगे देखना, अब तो मैं AI और कोडिंग भी सीखूंगी। माँ जी, इस उम्र में? अरे चुप, तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह नालायक होंगे? बेटा जी, तुम अभी जवान हो ना, तो ऐसा ही लगता है कि ये फुर्ती, ये ताकत हमेशा रहेगी, पर याद रखना ये पलक झपकते ही ख़त्म भी हो जाती है। तुम्हें देखकर तो मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हो ये सब फालतू की चीज़ों में। बेटा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। तुम भी अपनी लाइफ को यूज़फुल बनाओ, कुछ करो, दूसरों को प्रेरणा दो कि वो तुम्हें देखकर तुमसे कुछ सीखे। माँ, आप भाभी को अभी भी समझा रही हैं, जबकि उन्होंने तो। हाँ बेटा, जबकि उन्होंने तो मेरे बारे में सब जगह ढिंढोरा पीटा हुआ है। नताशा, मुझे तो जिस दिन मोहल्ले की औरतें आई थी ना, उसी दिन समझ में आ गया था कि यह बहू की ही करतूत है, कोई और ये बात जान नहीं सकता। और सुदीप और नताशा को अगर पता चलता तो वो सबसे पहले मेरे पास आते। क्यों प्रियंका, कुछ कहना चाहोगी कि अपनी सफाई में? माँ, आपने कभी हमें ये सब बताया क्यों नहीं? शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाई थी कि उन्हें याद करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया था। लेकिन जब प्रियंका ने ये सब कहा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उन्हें अपने दिल में ज़िंदा रखना चाहती हूँ। प्रियंका सोनिया के पैरों के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे। माँ जी, अब हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, आपके बिना ये घर अधूरा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, माफ़ी मांगने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलती से सीखना। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने जो समझा वो उससे भी ज़्यादा गलत था। अब क्या, प्रियंका अपनी गलती समझ गई थी। अब सब साथ में बैठे थे, जहाँ सोनिया जी अपने और प्रदीप के किस्से सुनाती और सब मज़े से उन्हें सुनते। सब ऐसे बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो, और सब एक दूसरे पर विश्वास करना सीख गए। अगले दिन सभी हॉल में बैठे थे और सब सोनिया जी को प्रदीप, प्रदीपू, सोनू, गुलाबू कहकर चिढ़ा रहे थे, मानो कॉलेज की एक झुंड किसी की टांग खींच रहा था। तभी उनका फ़ोन बजता है और नताशा फ़ोन उठाती है। जी हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ जी जी ज़रूर, कब आना चाहेंगे? आज शाम को? जी हाँ, एड्रेस तो है ना आपके पास? ओके जी, हाँ जी, प्रणाम। नताशा, इतने प्यार से तो कभी किसी से बात नहीं की। हाँ जी, ओके जी, वाओ जी, हाँ, किससे बात कर रही थी? माँ, भाई, भाभी, उस दिन जो लड़के वाले घर आए थे ना, उन लड़के वालों का फ़ोन था। उन्होंने कहा कि वो दोबारा रिश्ता डिस्कस करना चाहते हैं। ये सुनते ही सोनिया जी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। सुदीप भागकर मिठाई लाने गया और प्रियंका नताशा को जोर से गले लगा लेती है और आंख भी मारती है। नताशा उसे भरी आंखों से देखती है, मानो कह रही हो थैंक यू। तो देखा बच्चों, रिश्तों में विश्वास और समझ का होना कितना ज़रूरी है। गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें सुधार कर आगे बढ़ने में ही हमारी जीत है। रिश्तों की असली ताकत प्यार, विश्वास और माफ़ी में ही तो होती है। अरे यार, क्या मुसीबत है ये। मैं तो परेशान हो गई हूँ बच्चों के नखरों से। देख रही हो, कोई भी रोटी खाने को तैयार नहीं है। अब इतना बड़ा परिवार है, रोज रोज बच्चों के लिए नई नई डिश बनाकर खिला पाना भी तो पॉसिबल नहीं होता। अब ऐसा तो है नहीं कि रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं। मुझे तो बस हर समय यही लगता रहता है कि किसी तरह किचन का काम खत्म हो तो मैं बाकी काम समेट लूं। लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे तो आधे पेट खाकर ही रह जाते हैं। अरे भाभी, क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रही हैं? अक्षिता और आर्यन तो जैसे खाना खाना ही नहीं चाहते। पहले तो इन्हें हरी सब्जियों से एलर्जी थी, अब धीरे धीरे रोटी खाने से भी जी चुराने लगे हैं। तू ही बता, क्या करूं मैं? अरे भाभी, वैसे तो उम्र में मैं आप लोगों से छोटी हूँ, लेकिन एक सजेशन है मेरे पास।
हम लोग जब छोटे थे ना और खाना खाने में मम्मी को परेशान करते थे, तो मेरी मम्मी ना मीठी चटपटी रोटियां बनाया करती थी हमारे लिए। और फिर उन रोटियों का नाम सुनते ही हम सब लोग झट से सारी रोटियां ख़त्म कर देते थे। आपको पता है, मम्मी की मीठी चटपटी रोटियों के सामने तो हम लोगों को सब्जी, चटनी, दूध किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही खा जाते थे हम लोग। अरे भाई, ऐसा क्या खास था तुम्हारी मम्मी की मीठी चटपटी रोटी में? भाभी, मेरी मम्मी ना आटे में थोड़ा सा गुड़, लाल मिर्च, मोयन और सफ़ेद तिल मिलाकर आटे को गूंद लेती थी और फिर उस आटे से हमारे लिए रोटियां बनाती थी। आप एक बार ट्राई करके देखो ना, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे और बच्चों के लिए एक नए तरह की स्पेशल डिश भी तैयार हो जाएगी। हो सकता है इसी बहाने से बच्चों को रोटी से प्यार हो जाए और वो लोग खुशी खुशी खाना खाने लगे। अरे आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं यह खट्टा मीठा। मैं बता रही हूँ, कोई नहीं खाएगा, ऐसे ही वेस्ट होगा तेरा आटा। रहने दे, ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पेट में भूख लगेगी ना, अपने आप आएगा रोटी खाने। तुम लोग जाओ, जाकर बाकी के काम संभालो। सास की फटकार के बाद देवरानी चुपचाप अपने काम में लग जाती है। शाम के समय सुरभि की ननद वैशाली भी अपनी माँ के घर आती है। ऐसा करो बहू, वैशाली आई है तो तुम लोग मटर पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बना लो। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि दामाद जी और बेटी घर आए तो उनके सामने सादी सी रोटी बना कर रख दें। सास के कहने पर दोनों बहू मिलकर पनीर की सब्जी और पूरियां बना लेते हैं। लेकिन शाम के समय फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है जो दोपहर में हुआ था। मम्मी मुझे नहीं खानी ये टेस्टलेस सी पूरी, इतना तेल है इसमें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अरे भाई, किस तरह के बच्चे हो तुम लोग। एक हमारा ज़माना था, पूरी पराठे के नाम से मुंह में पानी आ जाता था, और एक तुम लोग हो, कुछ भी बना कर रख दो, हर बात के लिए मुंह बनाते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों को भूख वूख नहीं लगती है क्या? दोपहर में भी तुम दोनों ने ढंग से खाना नहीं खाया था, अब फिर मुंह बनाकर बैठे हुए हो। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर ऐसा क्या बनाकर रख दो तुम्हारे सामने जो तुम्हें टेस्ट आ जाए और तुम पेट भर के खाना खा लो। जेठानी अभी अपने बच्चों को डांटी रही थी कि तभी ननद का बेटा अंशुल अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये क्या है? ये पनीर पूरी हर समय मुझे नहीं खाना। घर से भी पनीर की सब्जी और पूरी खाकर चले थे, यहाँ नानी के घर भी वही खाने का बन गया। आप लोगों को पूरी पराठे के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या? अरे भाभी, मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज रोज के नाटक से। अंशुल तो ऐसा लगता है खाने को देख कर ही ना तरह तरह के मुंह बनाने लगता है। हरी सब्जियां बना दो तो वो उन्हें खानी नहीं, रोटी पूरी पराठे से तो इन्हें चिढ़ है। अरे समझ में नहीं आता बनाए तो क्या बनाए। दीदी, मैंने तो भाभी से कहा भी था, आप लोग एक बार मेरे कहने से चटपटी मीठी रोटियां ट्राई करके देखिए। हो सकता है बच्चों को उसका टेस्ट पसंद आ जाए और फिर वो स्वाद स्वाद में खाना खाने लगे। और देखो, अभी इन लोगों के अंदर ना इतनी समझ तो है नहीं कि हम लोग इनको न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़ाएं और ये लोग समझ जाए। जब तक समझदारी नहीं आएगी ना, तब तक तो बच्चे सिर्फ टेस्ट के पीछे ही भागते हैं। उन्हें जो चीज़ टेस्टी लगती है बस वही खाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। अरे ये हेल्दी एंड अनहेल्दी तो हमें देखना पड़ता है ना, बच्चों को ये सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं। इनको तो बस टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए। मुसीबत तो माँ की हो जाती है। टेस्टी और हेल्दी खाना रोज़ रोज़ आखिर बनाए तो बनाए कैसे? अच्छा ठीक है छोटी बहू, अब ये सारे बच्चे एक जैसे हो गए हैं, सब ने मिलकर नाक में दम करके रखा हुआ है। चल तेरी रेसिपी भी एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। बना ले तू अपनी चटपटी मीठी मीठी रोटियां, हम भी देखें कौन खाता है। सास के कहने पर सुरभि जाकर फटाफट से गुड़ और लाल मिर्च का आटा लगाने लगती है और रोटियां बनाकर चारों बच्चों को एक एक उनकी थाली में दे देती है। अरे चाची, रोटी इतनी टेस्टी भी हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सच्ची मजा आ गया। आप प्लीज 2 रोटी और बना दो ना मेरे लिए। अरे क्यों नहीं, बल्कि मेरे कहने से ना तुम ये एक बार इस आटे का पराठा भी खाकर देखो, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। चाची, आपके हाथ की रोटी इतनी टेस्टी है तो पराठा कितना टेस्टी होगा। आप बना दो, मैं टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी मीठी चटपटी रोटियां बहुत अच्छी लग रही है, मेरे लिए भी बना दो और प्लीज ढेर सारा बटर लगा कर देना। मजा आ गया आज तो। तीनों बच्चे सुरभि के हाथ की बनी हुई रोटियों को बहुत शौक से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे। बच्चों को इतने मन से रोटियां खाता देख वैशाली और सुरभि की जेठानी दोनों ही बहुत हैरान थे। अरे भाभी, कमाल कर दिया आपने तो। मेरा बच्चा और रोटी इतने मन से खा रहा है, ये बात बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सी लग रही है मुझे। आपको पता नहीं, इसको एक रोटी खिलाने में ना पूरा 1 घंटा लग जाता है और उसमें भी ना कम से कम 100 बार इसको याद दिलाना पड़ता है कि रोटी ख़त्म कर ले, रोटी ख़त्म कर ले। थैंक यू दीदी, अब आपको रेसिपी पता चल गई है ना।
बस अब आप भी हर रोज़ ऐसे ही बच्चों को टेस्टी टेस्टी रोटियां बनाकर खिलाना और फिर बताना कि बच्चे रोटी खाते हैं कि नहीं। और देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस रोटी में कुछ भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, सब कुछ हेल्दी चीज़ ही यूज़ हुई है। देखो भाभी, अभी तो मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ, तो जितने दिन मैं यहाँ हूँ ना, आप ही अपने हाथ का जादू चलाओ और बच्चों को अपने हाथ की टेस्टी रोटियाँ बनाकर खिलाओ। सीखने सिखाने का काम तो बाद में होता रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है वैशाली। देख सुरभि, अब ये चटपटी मीठी रोटियां बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुम ही गर्मा गर्म रोटियां बनाओ और बच्चों को खिलाओ और बन जाओ बच्चों की फेवरेट। सबको मौका थोड़ी ना मिलता है। हाँ भाभी, ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, अब से मैं ही बच्चों के लिए मीठी रोटियां बना दिया करूँगी। अरे भाई, क्या बात है, बड़ा जादू चला दिया इसकी रोटियों ने तो बच्चों के ऊपर, जो सब के सब शांति से बैठ कर खा रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ ऐसा भी क्या खास है इसकी रोटी में। शाम के समय छोटी बहू बच्चों के लिए मीठी रोटियां बनाकर कैसरोल में रख देती है और फिर उसके बाद आटा गूंथकर बाकी लोगों के लिए सादी रोटियां बनाने लगती है। कुछ देर बाद, मम्मी मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिंपल रोटी नहीं खाने वाला, मुझे आपके हाथ की वही मीठी मीठी वाली रोटी खानी है। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने आप लोगों की रोटी बनाकर पहले ही कैसरोल में रख दी है। डाइनिंग टेबल पर बैठो तो सही, चारों लोग आराम से अपनी पसंद की रोटियां खाओ। कुछ भी नहीं है कैसरोल के अंदर तो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो आधे घंटे पहले ही मैं सारी रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख कर आई हूँ। रुको, मैं चेक करती हूँ। सुरभि जाकर कैसरोल खोलती है तो हैरान रह जाती है। कैसरोल तो वाकई बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। भाभी, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने कैसरोल में रोटियां बनाकर रखी ना आपके सामने। कहाँ चली गई सारी रोटियां? बच्चों ने तो अभी एक भी नहीं खाई। जिठानी मुस्कुराते हुए अपनी सास की तरफ देखने लगती है। अब अरे मुझे क्या बोल रही है तू? और रोटियों पर क्या किसी का नाम लिखा था? अब यह कौन सी किताब में लिखा है कि मीठी चटपटी रोटियां सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं? मैंने तो एक रोटी निकाली थी टेस्ट करने के लिए और अब मुझे अच्छी लग गई तो खा ली मैंने। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन 10 रोटियां थी कैसरोल में। मेरा मतलब आपने अकेले ही 10 रोटी निपटा दी। अरे आग लगे तेरी जुबान में, अब तो मेरे खुराक पर भी नजर लगाएगी क्या? और तेरी वो मीठी चटपटी रोटी कहाँ लग रही थी? वो तो बिस्किट की तरह लग रही थी मुझे। एक के बाद एक खाती गई, पता ही नहीं चला कब कैसरोल खाली हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों के लिए फिर से बना देती हूँ। सुरभि एक बार फिर से आटा गूंथती है और बच्चों के लिए फिर से रोटियां बनाकर रख देती है। छोटी भाभी, वो मैं क्या कह रही थी कि अब अगर आप फिर से आटा गूंथ रही हो ना, तो ऐसा करो ना, 2 रोटी मुझे भी दे देना, मैं भी टेस्ट करना चाहती हूँ। अरे हाँ, मेरी भी बना देना प्लीज़ 2 रोटी, और 4 अपने जेठ जी के लिए भी बना देना। उन्हें भी ना वैसे मीठा बहुत पसंद है। मुझे यकीन है कि उन्हें ये रोटी बहुत पसंद आएगी। 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी कहकर सबने अपने अपने नाम से रोटियां बुक करवा ली थी, जिसके कारण सुरभि को तीसरी बार आटा लगाकर रोटी बनानी पड़ रही थी। सुरभि ने अभी मीठी रोटियां बनाकर गैस बंद ही की थी कि इतने में उसकी सास रसोई में आ जाती है। अरे मीठी रोटियां तो बहुत बना ली तूने, अब ऐसा कर फटाफट से ना आटा लगा ले और सादी रोटियां बनाना शुरू कर दे। जमाई जी और बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हैं। सुरभि फटाफट से सादी रोटी का आटा गूंथती है और एक बार फिर से रोटियां बनाने में लग जाती है। अरे यार, ये मीठी रोटियां ना हो गई, मुसीबत हो गई जान की। सबने पहले 2 गुनी रोटियां खा रखी है और अब फिर से सादी रोटियां खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। इस तरह से तो मैं पूरा दिन रोटियां ही बनाती रह जाऊंगी। छोटी भाभी, आपके हाथ की रोटियों में तो जैसे जादू है, जादू। अरे भाई, आपके हाथ की 2 मीठी रोटियां खा ली है, भूख ही बढ़ गई है मेरी तो। अभी अभी कोफ्ते के साथ 3 सादी रोटियां और खाकर आ रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना दीदी कि मेरे हाथ का खाना खाकर सबकी भूख बढ़ रही है। आप खाइए ना अच्छे से, मैं गर्मा गर्म बनाकर खिला तो रही हूँ। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो ऐसा करो, 1 रोटी और दे दो गर्मा गर्म। सच कह रही हूँ, पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। हाँ भाई, रोटी बना बनाकर हालत तो मेरी खराब हो रही है ना यहाँ गर्मी में। बाकी सबको तो मज़ा ही आएगा, बिना हाथ पैर हिलाए गर्मा गर्म रोटियां जो मिल रही है। अब तो जैसे ये रोज़ का ही रूटीन हो गया था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच या फिर डिनर, तीनों टाइम सुरभि के लिए जैसे काम 2 गुना 3 गुना हो चुका था। पहले वो सबको पेट भरकर मीठी रोटियां खिलाती और फिर उसके बाद सब्जी के साथ सब लोग सादी रोटियां भी खाते थे, जिसके कारण बेचारी सुरभि के कई घंटे किचन में सिर्फ रोटियां बनाने में बीत रहे थे। और कर ले भलाई सुरभि, तूने अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करी जिठानी और ननद को। उन दोनों ने तो अपनी सारी मुसीबत तेरे सर पर मट दी।
अब रोज तुझे ही सबको 2 तरह की रोटियां बना बनाकर खिलानी पड़ रही है। इससे तो अच्छा होता तू अपना आइडिया अपने पास ही रखती। क्या जरूरत थी तुझे ज्यादा इंटेलिजेंट बनकर बच्चों को खाना खिलाने की, टिप्स देने की। शाम का समय था। सबको खाना खिलाने के बाद सुरभि रसोई की सफाई कर रही थी। तभी उसकी सास रसोई में आती है। अरे सुरभि बेटा, तूने किचन साफ कर लिया है क्या? नहीं माँ जी, अभी कर रही हूँ किचन साफ। कहिए ना, क्या बात है? अच्छा, अभी तो सफाई कर रही है ना, तो लगे हाथ ऐसा करना, मेरे लिए ना 4 रोटियां बना कर रख देना। क्या है ना, मुझे आजकल रात में नींद बहुत कम आती है। अब उम्र के हिसाब से बेटा नींद तो कम हो ही जाती है ना। लेकिन माँ जी, आपने अभी खाना नहीं खाया क्या? भाभी तो कह रही थी आपने खाना खा लिया है। अरे बेटा, खाना तो खा लिया है मैंने कब कहा कि मैंने खाना नहीं खाया? तो फिर क्या हो गया माँ जी? खाना आपने अच्छे से नहीं खाया था क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या आपको और भूख लगी है? अरे वही तो कह रही हूँ, रात में ना 1-1:30 बजे तक नींद आती है। अब इतनी रात तक जागते रहने के कारण ना रात में भूख भी लग जाती है। अब जो तू ये अपनी खट्टी मीठी रोटियां बना कर रखेगी ना, तो 11-12 बजे जब मुझे भूख लगेगी तो उठ कर यही रोटियां खा लूँगी। है ठीक है बेटा? और सुन, एक आध ना फालतू भी बना देना, कोई बात नहीं, बच भी जाएगी तो सुबह मैं चाय के साथ खा लूँगी। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। बेचारी सुरभि एक बार फिर से आटा निकालती है और परात में डालकर उसमें गुड़ पिघलाकर उसका आटा गूंदने लगती है। ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, इसे ही शास्त्रों में नेकी कर और कुएं में कूद कहा जाता है। अगले दिन छोटी भाभी, सच्ची कई दिन रह लिए और वाकई आपके हाथ की रोटियां खाकर ना बच्चे बड़े खुश हैं। हम लोग तो आज शाम को लौट जाएंगे, लेकिन बच्चे बड़े उदास हो रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो मामी के हाथ की मीठी मीठी रोटियां खाने को कैसे मिलेगी। अंशुल बेटा, आओ बता मामी को, अभी तो मम्मी से क्या कह रहे थे? मामी, मैं कह रहा था कि हमारा घर तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है। पापा भी रोज ऑफिस के लिए आपके घर के पास से ही जाते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे लिए अपने हाथ की स्पेशल रोटियां बनाकर भिजवा दिया करेंगी। अंशुल बेटा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने आपकी मम्मा को ना पूरी रेसिपी बता दी है। आपकी मम्मा ना मामी से भी टेस्टी टेस्टी रोटियां बनाकर आपको खिलाएगी। आप टेंशन ना लो। अरे नहीं ना भाभी, बच्चों को आपके हाथ की रोटियों की आदत हो गई है। अब मैं चाहे जितने भी जतन से बना लूँ, इन्हें पसंद नहीं आने वाली। इसलिए आप ना ऐसा करना, अंशुल के पापा आते जाते रहेंगे, आप टिफ़िन में पैक करके उन्हें बच्चों के लिए रोटियां दे दिया करना। ननद के इतने प्यार से रोटियां बनाने की रिक्वेस्ट को सुरभि सामने से मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन सच तो ये था कि अब वो दिन रात मीठी रोटियां बना बनाकर तंग आ चुकी थी। खैर, सुरभि के अरमानों पर पानी फिर गया था। उसने तो यही सोचा था कि ननद के जाने के बाद उसका काम कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन वैशाली ने तो जाते जाते भी उसका काम बढ़ा दिया। ननद के जाने के बाद, बड़ी बहू जरा देखो तो कौन आया है दरवाजे पर। कितनी देर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दे रही है। सास के कहने पर बड़ी बहू जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर सासू माँ की सहेली पूर्णिमा काकी आई हुई है। माँ जी, पूर्णिमा काकी आई है। अरे तो फिर जल्दी से अंदर लेकर आ। उसको क्या है, यहीं लॉबी में आ जाए, बैठक में बड़ी गर्मी हो रही है, यहीं पर साथ में बैठकर गप्पे मारेंगे। बड़ी बहू पूर्णिमा काकी को सास के कमरे में छोड़कर रसोई में जाने लगती है। अरे बड़ी बहू, सुरभि को तो भेजना जरा। ठीक है माँ जी, अभी भेजती हूँ। 2 मिनट के बाद सुरभि अपनी सासू माँ के सामने खड़ी थी। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तो ऐसा कर, मेरी सहेली आई है पूर्णिमा, इसके लिए ना बढ़िया सी चाय बना दे, और चाय के साथ ना वो बिस्किट नमकीन मत लगाना। तो अपने हाथ की वही गर्मा गर्म मीठी चटपटी रोटियां बना लेना। अरे बिस्कुट से तो वही स्वाद लगती है। अरे माँ जी, वो तो हम लोग वैसे ही खा लेते। अब मेहमानों के सामने रोटियां बनाकर देना अच्छा कहाँ लगता है? अरे पूर्णिमा कोई बाहर वाली थोड़ी ना है जिसके साथ मेहमान नवाजी निभाई जाए। यह तो मेरी बहन के जैसी है। तू जा ना, जाकर फटाफट मीठी चटपटी रोटियां बना दे। पूर्णिमा को भी तो पता चले हमारी बहू कितनी गुणी है। ये अच्छा है। अभी तक तो सबको नाश्ते में, लंच में और डिनर में मीठी रोटियां चाहिए होती थी। अब तो माँ जी ने मेहमानों के सामने भी रोटी ही सर्व करवाना शुरू कर दिया। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि इस घर का कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, इसे देखो, अभी तक बैठ कर पढ़ रही है ये लड़की। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं मीरा। चल छोड़ इन रद्दी किताबों को। माँ, ये रद्दी नहीं है, ये मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज़ माँ, मुझे सीए करने दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगी, सच में।
अरे मुझे पता है तू इस पढ़ाई में अच्छा ही करेगी, तू बचपन से यही तो करती आई है। लेकिन अब तेरी उम्र नहीं है ये सब करने की मीरा, अब तुझे ससुराल जाना ही होगा। तुझे पता है ना, पापा ने साफ साफ कहा है कि लड़के वाले ने अगर हाँ कर दी शादी के लिए तो 1 ही महीने में तेरी शादी करवा देंगे। माँ लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? अरे तू क्यों नहीं समझ रही है लाडो, हमारे समाज में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, फिर भी तेरे पापा ने तुझे कॉलेज जाने दिया, शुक्र मना। लेकिन अब वो तेरी क्या मेरी भी एक नहीं सुनेंगे, इसीलिए कह रही हूँ ये किताबें छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा, शाम को लड़के वाले आते ही होंगे। माँ लेकिन चल अब बस बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे, छोड़िए किताबें और जाकर उपटन लगा ले चेहरे पर, और शाम को ना अच्छे से बर्ताव करना लड़के वालों के सामने, समझी? ठीक है। मीरा को बचपन से पढ़ाई का शौक था, लेकिन उसके घर में लड़कियों को इतनी पढ़ाई नहीं करने देते थे, इसलिए उसके पास अपने घर वालों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को लड़के वाले घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए। जी जी, ये है मेरा बड़ा बेटा विकास और बहू रीना। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा बेटा मोहित, इसके लिए ही हम आपकी बेटी मीरा का रिश्ता लेकर आए हैं। बेटा आप क्या करते हैं? जी, हमारा साड़ियों का बड़ा बिजनेस है, भैया और मैं साथ में ही चलाते हैं। जी जी बढ़िया है फिर तो। भगवान की कृपा है जी हमारे परिवार पर, अच्छा खासा व्यापार चलता है हमारा। हमें भी हमारी बेटी के लिए ऐसा ही अच्छा परिवार चाहिए बहन जी। मैं मीरा को बुला कर लाती हूँ। कविता मीरा को बुलाकर लाती है। मीरा को देखते ही रुक्मिणी को मीरा बहुत पसंद आ जाती है। सच कहूँ तो आपकी बेटी तो हमें देखते ही पसंद आ गई है बहन जी। अब लड़का लड़की आपस में बात भी कर लें। हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। मोहित जाकर बात कर ले बेटा। जी माँ। कविता मीरा को जब ले जा रही थी तब उसे समझाते हुए सख्ती से कहती है, सुन, लड़के से पढ़ाई के बारे में कुछ भी मत बोलना, तेरे पापा के बारे में पता है ना तुझे, अच्छे से बात करना। हाँ माँ ठीक है ना। जाओ जाओ बेटा, दोनों बात कर लो, जाओ। दोनों छत पर जाके बात करने लगते हैं। आपस में कुछ देर बात करने के बाद मोहित को भी मीरा पसंद आ जाती है और उनकी शादी पक्की हो जाती है। लेकिन मीरा का दिल तो अभी भी उसकी किताबों में ही धड़क रहा था। अरे क्या कर रही है मीरा, सामान पैक किया कि नहीं? अगले महीने तेरी शादी है। हाँ माँ पता है। क्या पता है, कहाँ खोई रहती है तू? और अभी भी देखो ये किताबें पढ़ रही है। ला, इसे कचरे के डब्बे में डाल कर आती हूँ। नहीं माँ, इन्हें मैं अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। क्या पागल हो गई है क्या? ससुराल में कोई किताबें ले जाता है क्या? वहाँ किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा बेटा। नहीं, मैं सबसे छुपा कर पढ़ूंगी माँ, सच में। लेकिन वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत है? माँ मैं सीए तो नहीं कर सकती, लेकिन किताबें तो पढ़ सकती हूँ ना। प्लीज़ मुझे ले जाने दो ना। देख, ध्यान रखना कि ये किसी के भी हाथ ना लगे। तेरे पापा को पता चला ना तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे और ससुराल वाले भी तुझसे नाराज़ हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं सबसे छुपा कर ही ले जाऊंगी। मीरा सबसे छुपाकर अपनी किताबें अपने साथ ले आती है, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद मोहित उसके सपनों को समझेगा। उसने सोचा था कि वो अपने पति मोहित से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए आज मौका देखते ही उसने मोहित से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करना ठीक समझा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना, कुछ चाहिए था क्या? मेकअप, कपड़े, जो बोलोगी बुला दूंगा, चिंता मत करो। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और ही कुछ चाहिए था आपसे। अच्छा, बाहर घूमने जाना है सहेलियों के साथ? हाँ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, मैं माँ से बात कर लूँगा। नहीं, मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन? मुझे आगे पढ़ाई करनी है, सीए की। क्या मैं... क्या पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात तुमने मेरे सामने कह दी, लेकिन माँ के सामने बिल्कुल मत कहना, समझी? हमारे घर में लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता है, चूल्हा चौका, सिलाई बुनाई, मेहंदी, सब कुछ। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात मत करना यहाँ। लड़कियों को अपना नाम और एड्रेस लिखना आ गया, वही बहुत है। और पढ़ लिख के करना ही क्या है? मेरा सपना है कि मैं सीए बनूं। हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। मैं वादा करती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्लीज़ मुझे पढ़ाई करने दीजिए। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ध्यान से सुनो, हमारे परिवार में कोई भी लड़की इतनी पढ़ाई नहीं करती है। अगर माँ को पता लगा तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे पिताजी को भी शिकायत लगा सकती है, और फिर जानती हो ना क्या होगा?
लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे सकते क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुम्हारे दिमाग से ये भूत नहीं गया ना तो याद रखना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं, मैं समझ गई। आज के बाद मैं पढ़ाई की बात आगे कभी नहीं लाऊंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मोहित की बात सुनकर मीरा की बची कुची उम्मीद भी टूट चुकी थी, लेकिन उसका किताबों के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी। एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी और छुप कर पढ़ भी रही थी। क्या हुआ? मेरे आने से इतना डर क्यों गई तुम? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही भाभी। आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं सब्जी लेने आई थी, सोचा रात के खाने के लिए काट कर रख दूं। लेकिन तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? या तो गर्मी भी नहीं है? नहीं तो मुझे क्यों पसीना आएगा? मैं तो बस ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? मेरा मतलब मैं यूं ही कुछ काम कर रही थी। आपने क्या सुना? मैंने शायद कुछ और सुना। खैर छोड़ो, चलो आ जाओ, सब्जी काट लेते हैं हम दोनों। जी भाभी, आप चलिए, मैं आती हूँ। मीरा कोशिश तो बहुत कर रही थी कि वो सबसे अपनी पढ़ाई की बात छुपा सके, लेकिन अब रीना को उस पर शक हो ही गया था। एक दिन मीरा कपड़े छत पर सुखाने आई थी और वहीं बैठकर किताब भी पढ़ रही थी। भाभी, आप क्या छुपा रही हो? जल्दी दिखाओ। कुछ नहीं भाभी, मैं क्या छुपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, मैं जब भी अचानक से आ जाती हूँ तब तुम यूं ही चौंक जाती हो। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन क्या है वो नहीं पता। चलो जल्दी से बताओ। भाभी, मैं वो ये किताब। कौन सी किताब है? कहानी पढ़ रही हो क्या कोई? भाभी, ये सीए की किताब है, मैं छुप छुप कर यही पढ़ती रहती हूँ। क्या? सीए की किताब? मीरा, तुम्हें पता नहीं इस घर में लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है? कहीं माँ जी और इस घर के मर्दों को पता चल गया ना तो वो लोग तांडव मचा देंगे। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है। अगर मैंने ये सीए का एग्ज़ाम पास कर दिया ना तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ भाभी। वो तो तुम तब पहुँचोगी ना जब ये लोग तुम्हें कहीं पहुँचने देंगे। वैसे पढ़ने का शौक तो मुझे भी बहुत था, लेकिन ना तो माँ बाप ने साथ दिया ना ही ससुराल वालों ने। अब तो इतने साल हो गए हैं। भाभी, आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, मैं छुप छुप के सीए की पढ़ाई करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ना बच के रहना होगा ज़रा, क्योंकि ये ससुराल की पहली किताब है जो इस घर में आई है। तुम ध्यान रखना, किसी को पता ना चले। जी भाभी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। चलो अब पढ़ लो, मैं कपड़े सुखा देती हूँ। मीरा के इस संघर्ष में रीना अब उसका भरपूर साथ दे रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रुक्मिणी की नज़र से ज़्यादा दिनों तक कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। कहाँ पहुंची तुम? ये किताब पढ़ ली? बस भाभी, आज लास्ट 2 चैप्टर ही है इसके, वो भी ख़त्म कर दूंगी। चलो तुम पढ़ लो, मैं खाना बना देती हूँ। थैंक यू भाभी, आप साथ ना देती तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर पाती। अरे चल, जब तू सीए बन जाएगी ना तो आधी डिग्री मेरे नाम लिखवा देना। ठीक है भाभी। अरे क्या खीखे लगा रखी है दोनों ने? हैं? ऐसा क्या बना रही हो जो इतना खीखी खाखू हो रहा है? माँ जी आ रही है, जल्दी से किताब को छुपा दो। रुक्मिणी की आवाज़ सुनते ही मीरा ने किताब को फ्रिज में छुपा दिया। दोनों सीधी खड़ी हो गई। क्या हुआ? हाँ, दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे जेलर आ गया हो तुम दोनों को देखने? अरे क्या माँ जी, आप भी। माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे आवाज़ दे दी थी, मैं लेकर आ जाती आपके पास। वही तो, यहाँ डाका डालने की क्या ज़रूरत थी? डाका? आटा आटा। माँ जी, मैं ये कह रही थी, मैं आटा गूंद के रख देती हूँ फ्रिज में, बाद में गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी। अरे हाँ, फ्रिज से याद आया, मुझे ना ठंडा दूध पीना था। फ्रिज? फ्रिज नहीं माँ जी, फ्रिज नहीं। अरे क्यों? मैं फ्रिज नहीं खोल सकती क्या? ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं देती हूँ ना माँ जी, मैं दे देती हूँ। अरे रीना आटा गूंद रही है, तुम मिर्ची काट रही है, दूध फट जाएगा अगर तुम दोनों हाथ लगाओगी तो। मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। मैं ये कह रही थी माँ जी कि मैं अभी हाथ धो लेती हूँ, 1 मिनट। रीना और मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी को फ्रिज खोलने से रोक नहीं पाई। रुक्मिणी ने जैसे ही फ्रिज खोला तो देखा कि वहां तो किताब पड़ी हुई है। ये किताब? इसलिए तुम दोनों मुझे फ्रिज खोलने से रोक रही थी? किसकी है ये किताब? अब तुम दोनों में से कोई जवाब देगा कि यूं ही पुतला बनकर खड़ी रहोगी? माँ जी, इस पे भाभी की कोई गलती नहीं है, ये किताब मेरी है। माँ जी वो। माँ कहाँ हो आप? अब तो गए, मोहित और मेरे पति भी आ गए अब तो।
अगर इन दोनों को पता चला कि घर में किताब है और मीरा पढ़ रही है तो मीरा के साथ पता नहीं क्या करेंगे। मोहित, विकास, हम रसोई में हैं, यहीं आ जाओ। मीरा को आज के पहले इतना डर शायद ही किसी चीज से लगा हो, क्योंकि उसे पता था कि रुक्मिणी और उसके बेटे मीरा को क्या क्या सुनाने वाले हैं। हो सकता है कि वो इसकी शिकायत उसके पापा से भी कर दे। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मीरा रो क्यों रही है? क्या हुआ माँ? अब गलती ही इतनी बड़ी की है कि क्या बताऊं। क्या हुआ माँ? ऐसा क्या कर दिया मीरा ने जो रो रही है? अब क्या बताऊं, ये देख सारा दूध फाड़ दिया मिर्ची वाला हाथ लगाकर इसने, और जब मैंने डांटा तो अब रो रही है। अरे बस इतनी सी बात पे आपने इतना डांट दिया इसे, देखो तो कैसे रो रही है। हाँ माँ, दूध का पनीर बना देना, मेरा रो मत। अरे ये तो होता ही रहता है घर में, क्या माँ आप भी। और हमें लगा पता नहीं क्या कर दिया इसने। चलो हम दोनों हाथ मुंह धोकर आते हैं, तुम लोग खाना लगा दो। हाँ हाँ, अभी लगा देते हैं खाना। रीना और मीरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुक्मिणी ने उन्हें अपने ही बेटों से बचा लिया है। दोनों बस रुक्मिणी को देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? लड़कियों को पढ़ाई ना करने देना मेरा फैसला कभी नहीं था। मैं तो खुद एक शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मेरा साथ नहीं दिया। उनके ही नियम थे ये सब। तुम दोनों को क्या लगा था कि माँ जी तुम दोनों को घर से निकाल देगी अगर ये सब पता चला तो? अरे मुझे तो खुशी है कि मेरी बहुएं पढ़ना चाहती हैं। माँ जी आपको कहीं बुखार तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों बुखार होगा? तूने कभी कहा क्यों नहीं कि तुझे पढ़ाई का शौक है? मुझे तो विकास ने कह दिया था कि आपको ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ जी क्या आप सच में मुझे पढ़ने देंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त माँ जी? क्या करना होगा मुझे? तुझे एग्जाम्स में सबसे अव्वल आना होगा। माँ जी मैं वादा करती हूँ मैं सबसे अव्वल लाऊंगी। अब मीरा के साथ ना सिर्फ उसकी जिठानी थी बल्कि उसकी सास भी उसका साथ दे रही थी। ये ले बादाम वाला दूध, इससे ना दिमाग तेज होगा। और हाँ, खाने की चिंता मत करना तुम, मैंने बना दिया है सब कुछ। जब तक वो दोनों नहीं आते तब तक तुम आराम से पढ़ लो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे अब ये सब छोड़ और पढ़ाई पर ध्यान दे। रुक्मिणी और रीना की मदद से मीरा ने सीए की परीक्षा देना शुरू कर दिया था, लेकिन आज उसकी आखिरी परीक्षा थी और आज ही विकास और मोहित घर पर भी थे। माँ जी आज मेरा आखिरी पेपर है, मैं कैसे जाऊंगी इनके सामने? अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस देखती जा। रुक्मिणी मीरा का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये ले अपना बैग और चली जा अपने मायके, और जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए तब तक मत आना। अरे माँ हो गई होगी कोई गलती, छोड़ो ना। तो चुप कर, इन लड़कियों को ऐसे ही अकल आती है। जा, अब खड़ी क्यों है? माँ जी लेकिन। जा कहा ना, ये ले तेरा बैग, और जब तक तू सुधर कर ना आए तब तक वापस मत आना। रुक्मिणी ने मीरा का रास्ता साफ कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि वो अपने मायके चली गई है रुक्मिणी की डांट से, लेकिन वो तो अपना आखिरी एग्जाम देने गई थी। ये लो आ गई। क्या हुआ, पापा ने भी डांटा ना, इसीलिए कहता हूँ घर के कामों में ध्यान दो, गलतियां मत करो। अरे छोड़ ये सब। मीरा तेरा पेपर कैसा गया बेटा? बहुत अच्छा गया माँ जी। पेपर? कैसा पेपर? किस पेपर की बात कर रहे हो माँ आप? सीए का पेपर। मेरा आज आखिरी पेपर था। क्या? इसका मतलब है तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। मैंने साफ साफ कहा था ना कि इस घर में लड़कियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती हैं, और वैसे भी क्या ही उखाड़ लोगी तुम ज्यादा पढ़ लिख के, करने तो तुम्हें घर के काम ही है। देखो लड़कियां पैर की जूती हैं, उन्हें सर पर नहीं बिठाते हम, समझी? तभी रुक्मिणी जोर से चांटा मार देती है। बस कर, इतनी घटिया सोच है तेरी। इस परिवार में लड़कियां नहीं पढ़ेगी ये सब मैंने कभी नहीं कहा, ये सब तेरे पापा की सोच थी जो बिल्कुल ही गलत थी, समझे? और तुम दोनों भी अगर यही सोचते हो तो आज से ही ये सोच बदल दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़कियां पांव की जूती नहीं सर पे रखने वाली लाज होती है, और मैंने इजाजत दी थी मीरा बहू को आगे पढ़ने की, और आज से रीना बहू भी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, समझे तुम दोनों? लेकिन माँ। बस मैंने कह दिया ना। दोनों अंदर चले जाते हैं। रीना और मीरा रुक्मिणी के गले लग जाती हैं।